सर्जरीज की थी उन पर एम्स अब रिसर्च करने जा रहा है। ये बात एम्स ने पिछले साल कही है। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक मुझे लगता है जिंदगी में है जहां पर वेस्टर्न आइडियोलॉजी और हमारी जो इंडियन आइडियोलॉजी है, जो एंशिएंट आइडियोलॉजी है, उसको लेके कोई मतभेद नहीं है। अरे जो सुश्रुत स्मिता की एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो सबसे पहली मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो अभी भी जिनेंग जो है सिटी है, चाइना में अवेलेबल है। कोलकाता के अंदर भी इसकी एक कॉपी अवेलेबल है, जो इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, जो आज आपके टाइम में सुचरिंग के लिए नीडल यूज करते हैं। हाँ। उसका डिस्क्रिप्शन भी उस टाइम अवेलेबल है कि इस तरह की नीडल यूज होगी, और सेम नीडल आज भी यूज होती है। सुश्रुत ने इंस्ट्रूमेंट बताए, और हम आज के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। आज के इंस्ट्रूमेंट्स, आज की टेक्निक में एडवांसमेंट आई है, बट बेस कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने इतना डिफाइन किया, आप स्ट्रेट नीडल से स्टिच नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि नीडल शुड बी कर्व्ड लाइक अ मून। 3000 साल पहले जो लिखी गई है सुश्रुत संहिता, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं, ये आज कितनी वैलिड है। This is an ABP Life podcast. एवरी इंडियन फील्स प्राउड इन सेइंग, हर भारतीय को ना गर्व, नाज, फक्र महसूस होता है ये कहने में कि यस, इंडिया हैज द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज आयुर्वेद। और भाई हर भारतीय को ये कहने में भी ना बड़ा नाज महसूस होता है कि इंडिया के पास ही सुश्रुत थे, वो सुश्रुत जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, द इन्वेंटर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इनफैक्ट लास्ट ईयर की अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं ना, तो 3000 साल पहले जो सुश्रुत ने सर्जरीज की थी उन पर एम्स अब रिसर्च करने जा रहा है। ये बात एम्स ने पिछले साल कही है, और आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यस, कि सुश्रुत के बारे में और सुश्रुत की लिखी किताब सुश्रुत संहिता के बारे में, कि आखिर 3000 साल पहले ये जो लिखी गई थी किताब सुश्रुत संहिता, ये आज कितनी वैलिड है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया। मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन एस्टीम्ड गेस्ट, अ TEDx स्पीकर एंड द फाउंडर ऑफ वृक्ष कल्प आयुर्वेदा। डॉक्टर अमित वर्मा जो है वो हमारे साथ में आज यहाँ पर जुड़े हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मानसी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यस सर, सबसे पहला सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी ना, वो यही, क्योंकि हम ना कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, उस पर हम हमेशा दो पर्सपेक्टिव्स आज तक देखते आ रहे हैं। एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है, चाहे हिस्ट्री क्यों ना हो, एक इंडियन पर्सपेक्टिव होता है। तो सर अगर हम इसकी बात करें सुश्रुत को लेकर के, कि सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, क्या इसको लेकर के दोनों पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं? अगर मैं चाहूंगी दोनों व्यूज अगर आप बताएं। तो इसमें मानसी सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सुश्रुत का जो टॉपिक है, जो हमारे फादर ऑफ सर्जरी हैं, हाँ। जिसको हम भगवान की तरह मानते हैं, कि जिन्होंने आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाया है इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी, ये एकमात्र ऐसा टॉपिक मुझे लगता है ज़िंदगी में है जहाँ पर वेस्टर्न आइडियोलॉजी और हमारी जो इंडियन आइडियोलॉजी है, जो एंशिएंट आइडियोलॉजी है, उसको लेके कोई मतभेद नहीं है। अरे सुश्रुत आचार्य जी को एक वेल नोन प्लास्टिक सर्जन, वेल नोन सर्जन, जिसने सर्जरी को जन्म दिया, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से, इवन दो द वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और हमारी इंडिया कंट्री के अंदर भी बहुत फेमस है, कि इन्होंने ही सर्जरी को डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने लाया, कि इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ किया, जैसे राइनोप्लास्टी किया, इन्होंने ऑटोप्लास्टी किया, और इन्होंने इतने सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स को डिफाइन किया और वेल कैटेगराइज किया, कि इन्होंने सर्जरी को इस तरह से दुनिया को दिखाया कि आपको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वेल कंसाइज मैनर में और स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी सर्जरी कर दिया गया है तो सर्जरी एक्सेप्ट हो गया। मींस ईच एंड एवरी सर्जरी के लिए इन्होंने पूरा, क्या प्री प्रोसीजर क्या होगा, मेन प्रोसीजर क्या होगा, और पोस्ट सर्जरी क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें होने वाले यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होंगे, उसमें होने वाले जो है सब इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होंगे, आपको सर्जरी को कैसे कैटेगराइज करना है, किस पेशेंट को सर्जरी करनी चाहिए, किस पेशेंट को सर्जरी नहीं करनी चाहिए, इतना सारा डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन जो है सुश्रुत ने लिखा, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि सुश्रुत जी को जो है वेल और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है फादर ऑफ सर्जरी, कि उन्होंने सर्जरी का जो पहला स्टोन है ले डाउन किया और लोगों को समझाया कि सर्जरी होती क्या है। और वो भी मैं बात करूं आज से सदियों पहले, हम बात कर रहे हैं ये 6 BC आई। यस, 1000 और 1500 BC पूर्व की बात कर रहा हूँ। हाँ। उसके बाद सुश्रुत संहिता लिखी गई। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब लोग सर्जरी वर्ड को समझते भी थे, उन्हें पता भी था कि सर्जरी नाम का कोई ट्रीटमेंट की जिंदगी में हो सकता है। उस टाइम उन्होंने सर्जरी के बारे में लिखा। इसको लेकर क्या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कोई प्रमाण मिलते हैं जो आप बता सकें? सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक प्रमाण की। इसकी
सुश्रुत ने जो सबसे पहले एक जिसका प्रमाण मिलता है कि इन्होंने एक राइनोप्लास्टी की थी, और उसके बाद एक स्टोरी बताई जाती है कि एक पर्सन था जिसको क्राइम के बदले में पनिशमेंट मिली और उसकी नोज को कट किया गया। तो उसकी नोज की सर्जरी जो राइनोप्लास्टी की गई वो सुश्रुत ने की थी, और उसके लिए उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि आपको स्किन का ग्राफ्ट कहाँ से लेना है, उस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट कैसे करना है, वहां का वुंड हीलिंग कैसे होगा, और आपको पोस्ट सर्जरी क्या प्रिकॉशन लेने हैं ताकि वो पूरी तरह से हील हो जाए। आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। तो उन्होंने बोला गया कि आपको जो स्किन का ग्राफ्ट लेना है वो आप चीक से ले सकते हैं, फोरहेड की स्किन से ले सकते हैं, और वहां से लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको कैसे लेंगे, आपको नोज का जो हिस्सा कट हुआ है वहां पर उन्होंने एक लीव रखा, एक पत्ता रखा, उस पत्ते से उसकी मेजरमेंट की कि कितना स्किन ग्राफ्ट चाहिए। उस पत्ते को फिर वहां पर रखा गया जहां से ग्राफ्ट लेना था, और वहां से उतना ग्राफ्ट कट किया गया, और उसके बाद उस ग्राफ्ट को नोज के ऊपर रख के, अब नोज के ऊपर रखने के बाद कि नोज की शेप खराब नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने हर्ब्स की स्टिक को यूज किया, एक प्लांट की स्टिक को यूज किया जो नोज के अंदर डाली गई ताकि नोज अपनी प्रॉपर शेप ले सके, शेप खराब नहीं होनी चाहिए सर्जरी की। और उसके बाद वुंड हीलिंग कैसी होगी, कौन कौन सी हर्ब्स यूज करनी है, कैसे वुंड हीलिंग फास्टर होगी, वो सब प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं। और ये तो बात होती है जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ी है, अपने लिटरेचर के अंदर पढ़ी है कि सुश्रुत ने ऐसा किया। अब हम बात करते हैं प्रूफ की, ये सब प्रूफ कहां से आएगा जी। तो सबसे पहले एक तो जो है एक राइटर हैं, जो पेरिश राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी 7 ब्यूटीज। 7 ब्यूटीज, यस, 7 ब्यूटीज। उसके अंदर उन्होंने इस सर्जरी का जिक्र किया है कि मैंने इस सर्जरी के बारे में सुना कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड आई हर्ड, कि सुश्रुत जी ने एक फाइनेस्ट मेथड बनाया कैसे अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं विद द सर्जरी। तो इस बुक के बारे में उसमें बताया गया है। और देयर आर डिफरेंट जर्नल जो कहते हैं कि हम जो पॉपुलर जर्नल्स हैं, जैसे एक द लैंसेट करके एक जर्नल है, वेरी पॉपुलर जर्नल। द लैंसेट जर्नल ने 1994 के अंदर आर्टिकल पब्लिश किया था, और उसने बताया था कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन वी हैव सीन कि वो इज अ फादर ऑफ सर्जरी हु हैड डिफाइंड कि सर्जरी देखो ऐसे होती है। तो एक बात करता हूं इसी की, हमारे एक डॉक्टर सारस्वत होते थे, इज अ वेरी वेरी फेमस सर्जन ऑफ इंडिया। बुक में क्या था, डॉक्टर एस.के. सारस्वत ने एक बुक लिखी, उस बुक पे लिखा सुश्रुता द फादर ऑफ सर्जरी, और एक बुक और लिखी उन्होंने सुश्रुता द ग्रेट सर्जन ऑफ योर। तो उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि इस सुश्रुत आचार्य जी ने कितनी ब्यूटीफुली स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली अबाउट सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक, व्हाट मॉडिफिकेशन मे यू नीड इन द फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको सर्जरी को डिफाइन किया गया है। ऐसे ही हमारे एक बहुत फेमस सर्जन हैं डॉक्टर वलीथन, और ही इज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बुक लिखी सुश्रुत जी के ऊपर कि सुश्रुत द लिगेसी ऑफ द सर्जरी के ऊपर एक बुक लिखी उन्होंने कि सुश्रुत अगर नहीं होते तो सर्जरी कैसी होती। ठीक है, ही डिफाइंड के उन्होंने सर्जरी को इतना इजी कर दिया हमारे लिए कि आज जस्ट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम सर्जरी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूं, सुश्रुत आचार्य जी ने एक नाड़ी यंत्र के बारे में बताया। मींस डिफरेंट टाइप ऑफ आप एंडोस्कोपी की बात करते हैं, सब नाड़ी यंत्र मींस एक ट्यूब जिसकी तरह से जिसमें से आप देख सकते हैं नाड़ी यंत्र, नाड़ी का मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और उन्होंने बोला कि मैं कुछ यंत्र यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ये कुछ नाड़ी यंत्र हैं और इनकी जो काउंटिंग है वो अनलिमिटेड हो सकती है। तो बिकॉज ही हैड दैट विजन कि मैं आज जो डिफाइन कर रहा हूँ, आज जो मैं समझ रहा हूँ, ये एक बहुत लिमिट है नाड़ी यंत्र के लिए। शायद आने वाले टाइम में नाड़ी यंत्र के बहुत सारे प्रकार होंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिसीज। उनको ये नाम देना कि ही इज द फादर ऑफ सर्जरी, ये कहां तक वैलिडेट करता है, ये इतने सारे ऑथर्स ने अपनी बुक के अंदर, नॉट ओनली इंडिया, जो बाहर की कंट्रीज से हैं, उन ऑथर्स ने भी डिस्क्रिप्शन दिया कि अगर सुश्रुत आचार्य थे तो आज हम सर्जरी को इतने सक्षम रूप में देख पा रहे हैं। जीके की किताब में या हिस्ट्री की किताब में हमने बस एक लाइन पढ़ ली है कि सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, और ये हमारे फादर ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहलाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। सो मैं चाहूंगी कि इसके अलावा अगर आप कुछ सुश्रुत के बारे में किस्से कहानी, कुछ अगर जेंजीज ताकि समझ सके सुश्रुत के बारे में, अगर आप बताएंगी कैसी पर्सनालिटी थी। सुश्रुत की पर्सनैलिटी की बात करें तो देखो, सुश्रुत आचार्य तो बहुत, अगर बात करें तो 1500 BC पहले थे, क्योंकि देखे तो वो किसी ने नहीं है, और देखा तो पता नहीं कैसे दिखते थे। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें कि वो कैसे थे, उनके अगर जो कार्य उन्होंने किया, कई बार क्या होता है ना, जो चीज हमारे सामने नहीं होती तो हम उनके कार्य के अनुसार उसको जज करते हैं कि वो कैसी पर्सनैलिटी रही होगी, या कोई किस्से कहानी किससे कहानी हमने लोगों ने सुने कैसे रहे होंगे। तो सुश्रुत जी के लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, वो एक ऐसे मैन थे जिन्होंने अपनी लाइफ को आयुर्वेद के लिए डिवोट किया।
बिकॉज अगर मैं बात करूं कि हमारे जो भगवान धन्वंतरी जी हैं उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया वहां से ये, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जिसको हम बोलते हैं कि ये वक्तव्य के रूप में लोगों के पास पहुंची। जैसे बहुत सारे ऋषिगण बैठे थे तो ज्ञान दे रहे थे, उसमें से जैसे आज गुरुकुल सिस्टम जैसे होता था कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट बैठे हैं उस विद्या को लिख रहे हैं, तो सुश्रुत वाज द ओनली वन स्टूडेंट जो उसमें से निकल के बाहर आया और जिसने सर्जरी को जन्म दिया। तो इससे ये चीज तो बहुत क्लियर होती है कि ही वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड टू हिज लाइफ, और पैशन जो भी उन्होंने जिंदगी में करना था उसके लिए बहुत पैशनेट थे, बहुत हम्बल थे कि मुझे ये चीज लोगों तक पहुंचानी है। ऐसा भी नहीं था कि ये चीज मैंने सीख ली अब ये चीज मेरे पास खत्म हो जानी चाहिए। ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, मुझे ये चीज लिखनी है, ये चीज को मुझे लोगों तक आगे तक पहुंचाना है ताकि जन का कल्याण हो सके, लोगों के लिए चीज यूज हो सके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे फील होती है पर्सनली सुश्रुत आचार्य जी के लिए, वो ये फील होती है ही वॉज वेरी कंपैशनेट अबाउट द आयुर्वेदा। बिकॉज उनका मकसद वेरी क्लियर था, बहुत ही क्लियर था कि सिर्फ ये नहीं है कि मुझे लोगों को एक बनी बनाई चीज देनी कि ये सर्जरी ऐसी होती है ऐसी की है। ही एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली कि सर्जरी क्यों जरूरी है, कहां जरूरी है, कब जरूरी है, क्यों नहीं करनी है और कहां करनी बहुत ही जरूरी है कि आपको करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने लोगों को पूरा कहते हैं ना चेकलिस्ट दे दिया, लोगों को एक जो आने वाले डॉक्टर्स को सर्जन्स को एक चेकलिस्ट दे दिया। मे बी आज के टाइम में डेफिनेटली पीपल जो डॉक्टर्स हैं हमारे काबिल सर्जन्स हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे बाहरी कंट्री से हो, विद देयर एफर्ट्स विद द नीड, जो आज के टाइम में डिसीज है उनकी नीड के अकॉर्डिंग दे आर मॉडिफाइंग इट, बट कहीं भी बेस अलग नहीं हुए हैं। आज भी प्लास्टिक सर्जरी में हाई टेक्निक मशीन्स आ गई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बट बेस टेक्निक आज भी वही ही है। प्लास्टिक सर्जरी की बेस टेक्निक आज भी वही है। वैसे ही आपको ग्राफ्ट लेना है, वैसे ही आपको ग्राफ्ट को लगाना है, वैसे ही ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करना है, वैसे ही वुंड हीलिंग करनी है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उस टॉपिक पे तो हम आएंगे प्लास्टिक सर्जरी पे, लेकिन अभी जो मैं सवाल लेना चाहूंगी वो ये, चूंकि सुश्रुत संहिता अगर किसी ने पढ़ी भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबने ट्रांसलेशन से पढ़े होंगे, इधर उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया या डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट। और आज भी अगर आप कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सर्च करो या लाइब्रेरीज में, तो वो ट्रांसलेशन ही मिलेंगे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। असली सुश्रुत संहिता जो उन्होंने लिखी थी, चूंकि उन्होंने तो लिखी थी, ये आज कहाँ मिलती है? क्या हम जैसे आम लोग उसे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं? ओके, जो सुश्रुत ओरिजिनल सुश्रुत लिखी, जो पहले ग्रंथ लिखे जाते थे, अगर आप सब जानते हो, पाम ट्रीज की लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे। हाँ। ठीक है, तो ये आप अभी भी रिसर्च भी हुई है बहुत टाइम से कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ये कुछ समय के बाद जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ वो दिखेगा नहीं और पाम लीव्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वो तो 6 BC की बात है। यस, वो बहुत पुरानी बात है। तो ये है कि जब सुश्रुत संहिता लिखी गई थी तो इसकी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैं बात नहीं कर रहा कि जो बुक हम जैसे ऑथर्स ने लिखी, मैं बात कर रहा हूं जो ओरिजिनल सुश्रुत संहिता को देख के मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई गई, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बहुत सारे अंश अवेलेबल हैं। और अभी आपने पीछे देखा भी होगा कि हमारी बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो जामनगर जो इंस्टीट्यूट है हमारा आयुर्वेद का, उन्होंने बहुत काम किया इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को वापस इंडिया लाने के लिए, जगह जगह से कलेक्ट करके कि जहां जहां मैन्युस्क्रिप्ट्स गई उनको कलेक्ट करके इंडिया में वापस लाया जाए। ये जो ओरिजिनल पाम लीव्स थी इस मैन्युस्क्रिप्ट उसको उस ओरिजिनल बुक ओरिजिनल उसको संहिता को देख के उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा गया। ठीक है, ओरिजिनल्स कहाँ है ये किसी को नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई वो है। जैसे इवन दो आप बिलीव नहीं करेंगे, पीछे एक बात हमें पता चली थी कि जो सुश्रुत संहिता की एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो अभी भी जिनेंग जो है सिटी है चाइना में अवेलेबल है। ठीक है, इवन दो कोलकाता के अंदर भी इसकी एक कॉपी अवेलेबल है जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट लिखेगी। इवन दो इंडिया के अलग अलग सिटीज के अंदर इसके म्यूजियम्स बनाए गए हैं जहां पे ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है। और ये जो स्क्रिप्ट्स है जनरल पब्लिक के लिए तो अवेलेबल नहीं होती है, बट जो डॉक्टर स्टडी कर रहे हैं आयुर्वेदिक सर्जरी विद द अपॉइंटमेंट बाय द कॉलेज और बाय द अथॉरिटी, वो वहां जाते हैं, स्क्रिप्ट को देखते हैं, उसे सीखते हैं कि देखो ये है। और रिसर्च और डेफिनेटली जो हम बोलते हैं टीका बोलते हैं, जो उसके ऊपर अपनी कहानी लिखी गई है, जो ऑथर ने अपने पॉइंट ऑफ दिए हैं, ओरिजिनल संहिता के सेम श्लोक, सेम रेफरेंसेस, सेम दो वर्सेस हैं वही लिखे गए हैं, उनके ऊपर अपनी कमेंट्री ऐसी ऑथर ने दी, ऐसी बहुत सारी बुक अवेलेबल है। सो अब आपसे बात करना चाहूंगी दुनिया की पहली सर्जरी के बारे में। वो क्या थी और क्या वो कहानी थी जिसकी वजह से ये पहली सर्जरी करनी पड़ गई थी? सुश्रुत ने जो पहली सर्जरी की थी, इसके बारे में अगर आप लोगों को बताएं। एक तो पहली सर्जरी मैं बताना चाहूँगा, एक पहली सर्जरी हमारे आयुर्वेद में जो बताते हैं वो भी मिलती है कि जब ये सर्जरी जो अश्विनी कुमार होते थे उन्होंने की थी सर्जरी। तो उसके पीछे एक कहानी बताई है, जब दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने गुस्से में च्यवन ऋषि का जो है वो गर्दन काट दिया था, तो उसकी सर्जरी की गई थी। वो एक बात छोटी सी याद आई तो मुझे बताना अच्छा लगा कि हाँ वो भी एक अवेलेबल है, माइथोलॉजिकल है भी।
तो सेकंड जो पहली सर्जरी का जो इसका रेफरेंस अवेलेबल मिलता है, वो रेफरेंस अवेलेबल मिलता है सुश्रुत का मिलता है कि उन्होंने राइनोप्लास्टी की थी। ओके, राइनोप्लास्टी, उसके बारे में यस शुरुआत यस, हुई। राइनोप्लास्टी मैंने बात की थी, राइनोप्लास्टी की थी, जो नोज की सर्जरी की थी, राइनोप्लास्टी की थी, उन्होंने ग्राफ्ट लेके इम्प्लांट किया था और सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। और इवन दो मुझे इससे ये भी याद आया कि अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था द मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया, मेडिकल जर्नल का, और 2003 में ये आर्टिकल आया था। उन्होंने भी इस प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र किया कि ये सर्जरी जो हमने इंडिया से, जब हम इंडिया में स्टडी कर रहे थे, उनके जो हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे थे सर्जरी के ऊपर, वी वर शॉक्ड कि ऐसी सर्जरी और इतनी वेल डिफाइंड सर्जरी आज से इतने साल पहले लिखी गई है। शायद आज भी इतने करेक्ट वे में सर्जरी कहीं नहीं लिखी गई है। तब इंस्ट्रूमेंट्स भी आई गेस क्या होते होंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को लगता है कि उस टाइम में इंस्ट्रूमेंट्स तो होते थे, सर्जरी हुई कैसे होगी। हाँ। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि जब सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, यू विल बी शॉक कि उन्होंने एक वूंड, सिंपल जो वर्न होता है, वूंड होता है, उसको हील करने के भी 60 उपक्रम लिखे थे कि हाउ यू कैन डू दैट। 60 उपक्रम लिखे थे। 20 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए, जो शस्त्र बताए गए, यंत्र बताए गए, जो यंत्र बताए गए हैं, नाड़ी यंत्र बताए गए अलग से। इवन दो जो आज आपके टाइम में सूचरिंग के लिए नीडल यूज करते हैं, हाँ। उसका डिस्क्रिप्शन भी उस टाइम अवेलेबल है कि इस तरह की नीडल यूज होगी, और सेम नीडल आज भी यूज होती है, वही नीडल सूचरिंग के लिए यूज होती है। द सेम नीडल डिस्क्रिप्शन जो आज से इतने साल पहले लिखी गई थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम नीडल आज भी यूज होती है। यही से सवाल मैं चाहूंगी इसको थोड़ा हम डिटेल में लें और आपसे जानना चाहूंगी कि 3000 साल पहले जो लिखी गई है सुश्रुत संहिता, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं, ये आज कितनी वैलिड है? अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेके बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात की कि कैसे कैसे फैक्ट्स अवेलेबल हैं जहां पे कंसिडर किया गया कि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों बोलना चाहिए। ठीक है, वेरी लेट। मैं जैसा मैंने बता रहा हूं कि जो टेक्निक है, हर किसी चीज का एक बेस टेक्निक होते हैं। इवन दो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी करते होंगे, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते होंगे, इवन दो आपने बहुत स्टडी की, एजुकेशन की होगी, आपने हमेशा एक बेस कंसेप्ट को समझा है। और उसके ऊपर हर स्टूडेंट का अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है कि मैं इस चीज को ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इस चीज को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, शायद ज्यादा बेटर होगा। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, बिकॉज मेडिकल लाइन में एक बहुत चीज फेमस मैं मानता हूं और बहुत कॉमन है चीज, कि जो आप बुक में पढ़ते हैं, जो पेशेंट सामने आता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पेशेंट को समझ के, पेशेंट के नेचर को समझ के बहुत सारी चीजों का डिसीजन अपने आप लेना पड़ता है कि इसमें ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो जो बेस, जो सुश्रुत ने सर्जरी की टेक्निक्स लिखी हैं और हम आज की टेक्निक्स को यूज करेंगे, जो सुश्रुत ने इंस्ट्रूमेंट बताए और हम आज के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, मैं ये कह सकता हूं डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, आज के इंस्ट्रूमेंट्स, आज की टेक्निक में एडवांसमेंट आई है, बट बेस कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। तो इससे बड़ा प्रूफ नहीं है वैलिडेशन का कि आज भी, जैसे मैंने बताया, आज भी वही सूचरिंग नीडल जो उस टाइम बताई गई थी, वही सूचरिंग नीडल आज भी यूज होती है। डेफिनेटली एडवांस हो गए हैं, कुछ और टाइप की भी जो सूचरिंग नीडल्स आ गई हैं, बट बेस वही सेम है कि सूचरिंग नीडल ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कर्व होगी तभी आप स्टिच कर पाएंगे। उन्होंने इतना डिफाइन किया, आप स्ट्रेट नीडल से स्टिच नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि नीडल शुड बी कर्व्ड लाइक ए मून, तो तभी तो आप स्टिच कर पाएंगे उसको। तो बेस आज भी वही सेम, नीडल आज भी ऐसी आती है। जैसे मैंने बताया नाड़ी यंत्र, उन्होंने बता दिया नाड़ी यंत्र, प्रोब्स, जो एंडोस्कोपी, ये स्कोप ऐसे होंगे, नाड़ी में उसमें से आप देख सकेंगे। बेस वही है, आज भी इंस्ट्रूमेंट वही है, एडवांसमेंट आ गया, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी, जैसे उन्होंने यंत्र बताए, यंत्र के उन्होंने बताया कि जो यंत्र की जो शेप होती है, जो इंस्ट्रूमेंट की शेप होती है, शस्त्र की शेप होती है, उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट जो आपके ये होते हैं बर्ड्स होते हैं, इनकी बीक के अकॉर्डिंग की शेप बताई है कि इस इंस्ट्रूमेंट की शेप जो होगी पीकॉक के बीक जैसी होगी, इसकी क्रो के बीक जैसी होगी। इंस्ट्रूमेंट की शेप आज भी ऐसी है। जो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम बताए गए वो इंस्ट्रूमेंट आज भी ऐसे ही मिलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन दो उस टाइम में सुश्रुत जी ने बताया कि सर्जरी करना इज नॉट ए, ऐसे इजी टास्क नहीं है, आप किसी भी कर लीजिए जाके, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, कर्म अभ्यास, शल्य कर्म अभ्यास। तो वो बोलते हैं आप फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं, आप एनिमल्स को यूज कर सकते हैं, आप डमी बॉडीज को यूज कर सकते हैं। आप जैसे आपको सर्जरी सीखना है तो आपको सबसे पहले स्किन को कट करना आना चाहिए, तो आप पंपकिन लेके कट करके देख सकते हैं, आप स्किन पील करके देख सकते हैं। तो आपको वहां भी टेक्निक बताएगी कैसे यूज करना है, जो आज भी उतनी वैलिडेट है। सर्जरी करने से पहले आपको ये चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है।
और एक स्टोरी मैंने सुनी थी, वो बहुत ही जेंजीज के लिए बताना चाहूंगा, वेरी कॉमन, कि सुश्रुत को एक बार ये बोला गया कि अगर आप सच में फादर ऑफ सर्जरी हो तो आप एक काम कीजिए, ये उसको एक शायद ग्रेप्स दिया गया था कि इसको आपको सूचना कर दिया है विदाउट पीलिंग द कवर ऑफ द ग्रेप, एंड ही डिड दैट। ये स्टोरी बहुत फेमस है। तो इन चीजों से फैक्ट से क्लियर होता है कि जो फैक्टर्स जो उस टाइम बताए गए, जो ऑथेंटिकेट किए गए, और आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, वो भी कर्म अभ्यास से लिखा गया है। बहुत सारे लोगों पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो एक फैक्ट पे आए कि ऐसा होगा तो सर्जरी सक्सेसफुल होगी, और वो आज भी ऐसा ही वैलिडेट है। तो बात करना चाहेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। इन्वेंट हमारे यहाँ हुई, सुश्रुत ने करी, इन्वेंटर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, और लोग आज भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए फॉरेन कंट्रीज की तरफ भागते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि चूंकि इन्वेंट हमने करी है, तो आज प्लास्टिक सर्जरी हमारे इंडिया में कहाँ पहुंची है? तो भैया मेरे दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन एडवांसमेंट है प्लास्टिक सर्जरी की। अगर आपके मन के अंदर ये फैक्ट है कि प्लास्टिक सर्जरी जो बाहर की कंट्रीज में ही अच्छी होती है, तो ये फैक्ट, ये जो मिथ आपके दिमाग में, आपको दूर करना होगा, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अंदर भी इतने सारे वेल इंस्ट्रूमेंट्स और वेल मेथड्स प्लास्टिक सर्जरी के अवेलेबल हैं। ग्रेट प्लास्टिक सर्जन्स इंडिया के अंदर हैं जो ये प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। एडवांसमेंट बहुत हद तक है। अब होता क्या है, क्यों लोग जो है बाहर कंट्रीज में जाके प्लास्टिक सर्जरी कराना प्रेफर करते हैं? उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि मैंने जैसे बताया कि सुश्रुत जी ने तो एक दे दिया। विद्यार्थी सभी उनके लिए सेम है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहरी कंट्रीज के हो। ठीक है, आप स्टूडेंट्स में एजुकेशन में कोई बॉर्डर लाइन नहीं ला सकते कि ये तो इंडिया से पैदा हुई है तो इंडिया के स्टूडेंट पहले आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मे बी व्हाट आई फील कि जैसे हमें बोला कि मैन्युस्क्रिप्ट इसकी अदर कंट्रीज में भी मिली है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। तो डेफिनेटली जहां जहां मैन्युस्क्रिप्ट गई, लोगों ने पढ़ा और उन्होंने पहले एडवांसमेंट किया, वो पहले पॉपुलर हुए प्लास्टिक सर्जरी के लिए। तो जो एक आपका रिमार्केबल फैक्टर होता है, जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, जो रिलायबल फैक्टर कहते हैं कस्टमर फीडबैक, वहां से पहले आया, वहां से ज्यादा फीडबैक है तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं वहां जाने के लिए। एक ये रीजन है। सेकंड रीजन व्हाट आई फील के लोगों को लगता है कि वहां पे प्लास्टिक सर्जरी जो होती है बहुत सारी कंट्रीज में रिलायबल होती है, दे फील कि उनके बजट में आती है, उनके प्राइस इशू कम होते हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं। बहुत सारी नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे उनको लगता है कि यहां से चीपर सर्जरी होती है, इसलिए प्रेफर करते हैं। इसलिए तीसरा, डेफिनेटली जब किसी चीज की एंडोर्समेंट होती है, किसी चीज के ऊपर इफेक्ट आता है, देखा कि हमसे जो लोग जो इजीली करवा सकते हैं वो बड़े बड़े लोग वहां से करवा के आ रहे हैं, देन हमें भी वहां जाना चाहिए। इन्फ्लुएंसर, यस डेफिनेटली, आप इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है इन्फ्लुएंसर कितना बड़ा रोल रहता है। अगर यही 4 बड़े लोग सर्जरी इंडिया में करा के बोले कि हमने इंडिया में सर्जरी कराया, वी आर वेल फिट नाउ, तो लोग इंडिया में सर्जरी करवाने लगेंगे। ये सवाल भी मतलब मैं इस पे लाना चाहूंगी, जब सुश्रुत ने करी थी पहली बार प्लास्टिक सर्जरी, तो वो इसी एम से करी थी, ब्यूटिफिकेशन या क्या था? डेफिनेटली वहां पर क्या था, मैंने बताया, स्टोरी बताया कि किसी एक मनुष्य को सजा मिली थी किसी क्राइम के लिए, नोज कट कर दी गई। ठीक है, वो क्राइम हो गया, पनिशमेंट होगी, बट वो जब पनिशमेंट के बाद वो उनके पास गए होंगे, डेफिनेटली इसी पर्पस से गए होंगे कि व्हाट आई, अब मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं बहुत भद्दा दिख रहा हूँ, इसका कुछ कीजिए। तो फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी जो राइनोप्लास्टी की गई, जो कही वो इसी मकसद से की गई थी कि उसकी ग्राफ्टिंग करके वापस उसकी नोज को ब्यूटिफाई किया जाए। और डेफिनेटली जैसे मैंने जिक्र किया उसके अंदर कि उन्होंने इस चीज का ध्यान भी दिया कि नोज की शेप खराब नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं था कि ब्यूटी के लिए भी सर्जरी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल सर। लास्टली, देखा अनदेखा इंडिया के आज के एपिसोड के लिए मैं चाहूंगी अगर आप ये बताएं कि आयुर्वेद से वो सारी चीजें जिसको आप इस पॉडकास्ट में बता सके। आई नो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड जिसको हम एक पॉडकास्ट में समेट तो नहीं सकते, लेकिन वो किन चीजों का आप जिक्र करना चाहेंगे जिसने इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड में हमारे इंडिया को बहुत फेमस किया है? ये बताने से पहले कि आयुर्वेद ने वर्ल्ड वाइड लोगों की लाइफ पे क्या इंपैक्ट किया है, उससे पहले जाना जरूरी है कि आयुर्वेद लिखा क्यों गया। ठीक है, आयुर्वेद के तंत्र जो लिखा गया उसके सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताया गया कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, उस बुक का प्रीफेस पढ़ते हैं, बुक की समरी पढ़ते हैं। वाई? कि ताकि उस बुक को पढ़ के आपको समरी पढ़ के समझ में आ जाए कि इस बुक में मैं क्या क्या चीज कवर करने वाला हूं, कि मैं इस बुक से एक्चुअली में मुझे मिलेगा क्या पढ़ के। ठीक है, तो जब आयुर्वेद लिखा गया तो आयुर्वेद सबसे पहले लिखा गया कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, ये आयुर्वेद लिखा क्यों गया, क्यों जरूरत पड़ी इस आयुर्वेद को लिखने की। तो उसमें बोलते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दो वर्ड में उन्होंने पूरा आयुर्वेद का सारांश बता दिया मैं आयुर्वेद में करने वाला क्या हूं। उन्होंने बोला स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए।
बीमार तो वो भी हो सकता है, स्वस्थ है लेकिन कभी बीमार नहीं होगा। तो हम क्या बेस्ट चीजें उनकी जिंदगी में ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके ताकि जल्दी से रोगी ना हो। आतुरस्य विकार प्रश्नुच, अगर फिर भी वो गलती से बीमार हो गया है तो उसके रोग की चिकित्सा कैसे की जाए। तो आप सोच लीजिए कि आयुर्वेद ने इस दुनिया को क्या दिया है। आयुर्वेद द ओनली वन साइंस जो अपना पहला मोटो ये रखती है कि एक व्यक्ति बीमार हो ही ना, फिर बोलता है कि बीमार हो गया है तो टेंशन नहीं जोतनी, चिकित्सा इसकी है जी। और आयुर्वेद ने क्या दिया है, आयुर्वेद ने लोगों को स्वस्थ सिखाया है कि जो आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, स्वस्थ है, वो कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद ने लोगों को सदाचार सिखाया है। आयुर्वेद ने लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों में इंपॉर्टेंस दिखाना सिखाया है। आप सोचिए, कोई साइंस ये बताएगी आपको घर से बाहर जाना है तो चप्पल पहन के जाना क्यों जरूरी है। आप सोच सकते हैं, कोई साइंस आपको ये बता रही है आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको छाता लेके जाना और डंडा साथ लेके जाना क्यों जरूरी है। तो इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन के इंसान की हर पहलू पे, उसके व्यक्तिगत पहलू, उसके पारिवारिक पहलू, उसके व्यापारिक पहलू, हर चीज पे काम किया जा सके ताकि कोई भी ऐसा कारण उसकी जिंदगी में ना आ सके जिससे वो रोगी हो सके। आयुर्वेद ने बताया कि अगर आपका रोग औषधियों से, दवाइयों से साध्य हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो कैसे ठीक होगा। आयुर्वेद ने बताया कि अगर फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा है तो पंचकर्म चिकित्सा जो आपकी बॉडी का शोधन करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपकी बॉडी के हर लेवल पे प्यूरिफिकेशन करती है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं आपकी डिसीज को हील करने के लिए। आयुर्वेद ने बताया कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ क्वालिटी लाइफ नहीं चल रही है तो आयुर्वेद ने लोगों को ज्ञान दिया रसायन चिकित्सा का कि हाउ यू विल एंडोर्स ए क्वालिटी लाइफ इन योर लाइफ। आयुर्वेद ने लोगों को बताया कि आपके लिए हित आयु क्या है, आपके लिए अहित आयु क्या है, आपके लिए सुख आयु क्या है, आपके लिए दुख आयु क्या है। आयु का मतलब सिर्फ काउंटिंग नंबर्स नहीं है, मैं 70 साल तक जिया। आयुर्वेद कहता है क्या 70 साल तक तुम हित आयु और सुख आयु के साथ जिए हो, ये आयुर्वेद बोलता है। तो आयुर्वेद ने लोगों को उसके पैदा होने से लेके मरने तक की सब चिकित्सा, सब रेजिमेन, लाइफस्टाइल, आहार, सबके बारे में बताया कि कैसे करना चाहिए। इवन दो आयुर्वेद ये बोलता है आपको दिन में 24 घंटे होते हैं, कैसे आपकी बॉडी 24 घंटे में बार बार रूप बदलती है, आपको कैसे ध्यान रखना है। हर सीजन में आपकी बॉडी कैसे बदलती है, आपको कैसे ध्यान रखना है। ये आयुर्वेद की एक स्पेशलिटी है। और आज हम बात कर रहे हैं सर्जरी की, वो तो आयुर्वेद का वरदान दुनिया को मिला ही है इन द फॉर्म ऑफ फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत आचार्य जी, जिन्होंने आयुर्वेद में सर्जरी को इंक्लूड करके एक पूरे देश का भला किया है, पूरे वर्ल्ड का भला किया है कि इस टेक्निक को यूज करके आप दुनिया की कितने सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर और देखा अनदेखा इंडिया के आज के एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।